मैं आपको ये बता रहा था, हमने क्वेश्चन ये देखा था कि अंडरलाइन ऑल द टर्म्स दैट डिस्क्राइब अ लाइट वेव। तो लाइट वेव को जो टर्म डिस्क्राइब कर रही हैं उनमें एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हम अंडरलाइन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि लाइट की नेचर यही होती है कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और किसको अंडरलाइन करेंगे? इसके साथ साथ ना हम ट्रांसवर्स को अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। बाकी साउंड वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, और लाइट वेव लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती, तो ये चीज अंडरलाइन नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं कि एट द पॉइंट वेयर द लाइट एंटर्स द ग्लास द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आर, कैलकुलेट दिस एंगल आर। ठीक है, तो अब आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो है ना n से शो किया जाता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू साइन of angle of incidence divided by sine of the angle of refraction। अच्छा, हमें चूंकि r कैलकुलेट करना है तो साइन r यहाँ आ जाएगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ जी क्या कह रहे हैं? क्लास में कराया है एन वाला पार्ट 2। हाँ, ये हमने एक आध जगह पे किया था। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो होगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 60 का आंसर आएगा 0.866। उसको आप 1.6 से डिवाइड कर दें तो 0.5 समथिंग ऐसे कुछ आ रहा होगा। सर ये टेस्ट में तो नहीं आएगा क्योंकि मैंने शायद ये किया नहीं है। तो अभी कर रहे हैं ना, आप सीख लें बस। सर अभी समझ नहीं आनी ना ऐसे। भाई देखें, ये एक फॉर्मूला है ना, ये आपको याद रखना है बस। बाकी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये आपको पता है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना n, वो हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो साइन 60 का आंसर आ गया 0.866, उसको हमने डिवाइड कर दिया 1.6 से, तो आपके पास आंसर आ गया 0.54। तो 0.54 का जब हम एंगल कैलकुलेट करेंगे साइन इनवर्स करके तो ये 30 समथिंग आंसर देगा। ठीक है, 30 डिग्री शायद इसका आंसर आएगा। बाकी आप लोग कैलकुलेटर से जरा कंफर्म कर लें। 0.54 पे क्या आंसर आ रहा है? साइन इनवर्स ऑफ 0.54। अच्छा, हो सकता है आंसर डिफरेंट हो, तो वो बहरहाल आप जो भी कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे ना वही आंसर होगा इसका असर। ओके, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल सी फॉर लाइट ट्रेवलिंग इन द ब्लॉक। अच्छा, अब ये जो क्रिटिकल एंगल होता है ना, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही का फॉर्मूला। जी जी बोले। समझा दें कौन सा? सेकंड पार्ट जी फॉर्मूले वाला। दोबारा बताता हूँ। देखें, आपके पास जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला है जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना किसी भी मटेरियल का कैलकुलेट किया जाता है इस तरह से कि जब कोई लाइट उस पे इंसिडेंट करेगी तो उस वक्त जो रेशो बनेगी साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी ये जो 60 है और यहाँ पे जो एंगल आर है, इन दोनों का अगर हम साइन लेके इनकी रेशो ले लें तो इसका आंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आता है फॉर दैट मटेरियल। अब ग्लास के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो 1.6 है, तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू हमें गिवन है। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो फिगर में हमें गिवन है, वो है 60। हमें कहा जा रहा है कि आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करें।
तो जाहिर है हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे ना, और साइन आर हमारा अननोन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम साइन आई को डिवाइड करेंगे n से, आपके पास एक 0.54 का आंसर आएगा। r की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन को दूसरी तरफ मूव करेंगे, वो वहां जाके साइन इनवर्स करेगा और फिर उससे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। अच्छा अब इसी से रिलेटेड अगर आपके पास क्रिटिकल एंगल आ जाए, क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल होता है? जी, क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल होता है? क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है कि जहां पे ना फिर लाइट की वेव रिफ्रैक्ट नहीं करती, बल्कि बाउंड्री ऑफ द मीडियम के साथ साथ चलती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर जो है ना एक एंगल है थीटा, ठीक है, लाइट ग्लास से एयर में एंटर हो रही है। अगर ये थीटा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो एग्जैक्ट क्रिटिकल एंगल पे होगा कि लाइट वेव ना बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम्स पे ट्रेवल करेगी, और अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हुआ तो फिर लाइट रिफ्रैक्ट करने के बजाय ना इसी ग्लास में वापस रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे एंगल क्या है, और दूसरी बात कि ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल क्या है। अगर क्रिटिकल एंगल से कम होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये रिफ्रैक्ट कर जाएगी, यानी एयर में पास हो जाएगी। अगर ये इक्वल टू क्रिटिकल एंगल हुआ तो एयर में पास नहीं होगी और ग्लास और एयर की बाउंड्री पे ट्रेवल करेगी। और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो फिर ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्रैक्ट नहीं होगी। तो नेक्स्ट पार्ट का जो है ना, उसमें जो पूछा है उन्होंने वो इसी से रिलेटेड है कि कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल सी फॉर द लाइट ट्रेवलिंग इन द ब्लॉक। तो क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 1/sin ऑफ क्रिटिकल एंगल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल के साइन के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। तो हम ये करेंगे कि हम लिखेंगे साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल शुड बी 1/n, जिसका मतलब होगा कि साइन c इज इक्वल टू 1/1.6। अच्छा, इससे आंसर क्या आ रहा है? आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 1.6 से आंसर आ रहा है 0.625। तो अब आपने लिखा है कि एंगल C विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.25। अच्छा, अब जरा मुझे आप कैलकुलेटर से बता दें इसका आंसर क्या आ रहा है साइन इनवर्स ऑफ 0.625 का। $38.68। ठीक है, 38.68। अब हमें इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर पे लाना होगा ना, और जब हम 8 को ड्रॉप करेंगे तो 6 7 बन जाएगा, और जब 7 को ड्रॉप करेंगे ना तो प्रीवियस में 1 ऐड हो जाएगा। तो असल में आंसर 39 होगा। ठीक है, ये आपके इस पार्ट का आंसर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट ये मैथ से ज्यादा जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। इसमें कह रहे हैं कि एट P the angle theta between the ray and the normal is given by theta is equal to 90 minus r। यानी ये वाला जो एंगल है ना थीटा, इसको कह रहे हैं कि आप इसको ना 90 माइनस आर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें इसको ना देखना होगा। जैसे देखें, अगर हम बात करें ना यहाँ पर इसमें लाइन को एक्सटेंड करूं तो ये इस तरह से आ रही है लाइन, और इस लाइन को एक्सटेंड करूं तो आप बता सकते हैं कि जो कॉर्नर बना है इस पे क्या एंगल बन रहा होगा?
जी, यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा इस पॉइंट पर? जी, यहाँ पे 90 बनेगा क्योंकि एक लाइन वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे एंगल 90 होगा। सही है। और ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम क्या आता है? अगर मैं नहीं एंगल होगा सर। आर को ऐड, जी क्या पूछ रहे हैं? जी सर कुछ नहीं सर, वो आप कंटिन्यू करें। ठीक है। तो अगर आप एंगल आर, थीटा और 90 तीनों को ऐड करेंगे तो एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल किसके इक्वल आता है? 180 के। सही है। और अगर मैं यहाँ पर थीटा के लिए एक एक्सप्रेशन बनाना चाहूँ तो मैं वहां पे मूव करूंगा 180 के पास 90 को भी और आर को भी, तो 90 वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा, आर भी वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये जो थीटा है ना, ये आप 90 माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से बता सकते हैं। रिफ्लेक्शन कह रहा हूँ, रिफ्रैक्शन। ये हमने इस ट्राइंगल पे वर्किंग करके ना एक रिलेशन हमने यहाँ से देख लिया कि इन एंगल्स का आपस में क्या बन रहा है। अब यहाँ पे यही बात बता रहे हैं कि एट पी द एंगल थीटा बिटवीन द रे एंड द नॉर्मल is given by theta is equal to 90 minus r। आप थीटा जो है ना 90 माइनस आर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। State and explain what happens to the light when it strikes the side xy। जब ये साइड xy को स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, ये बताना है आपको। अच्छा, हमारे r का आंसर क्या आया था? 30। ठीक है। अगर मैं इसमें से 30 सब्ट्रैक्ट करता हूं ताकि मुझे ये पता चल जाए कि थीटा का आंसर क्या आएगा, तो थीटा का आंसर कितना आ रहा है? 60। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एंगल है ना इंसिडेंस का एक्स वाई पे, वो 60 के इक्वल है। अब 60 आपके क्रिटिकल एंगल 39 से ग्रेटर है ना, तो क्या यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, इंटरनली लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी या रिफ्रैक्ट करके एयर में चली जाएगी? क्या करेगी? तो मैंने आपको बताया ना कि जब एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होता है तो लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती, लाइट वापस ग्लास के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाहर एयर में नहीं जाएगी। और उसकी रीजन क्या है? रीजन ये कि ये जो एंगल है ना, ये क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है। रिफ्रैक्शन के लिए जरूरी होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो वो क्रिटिकल एंगल से लेस हो। अगर वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा तो लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करेगी। ठीक है। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे कि लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड back in the glass block। और उसकी रीजन क्या है? as the angle theta is greater than the angle C। क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, इस वजह से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी। ओके। On figure 9.2, draw the path of the air after it strikes side xy at P and the path of the light when it is again traveling in the air। चलें जी, अब देखें, अगर ये वापस रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ग्लास के अंदर, तो अब ये कौन सा पाथ फॉलो करेगी, ये हमें बताना है। तो मैं लाइन तो ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद ना आपने बताना होगा कि मैं यहाँ पे एंगल क्या ड्रॉ करूँ। जैसे ये लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई,
ये बताएं कि ये वाला एंगल कितना होगा। जी, ये एंगल कितना होगा, बल्कि इसका एरो मुझे दूसरी तरफ ड्रॉ करना चाहिए। ये वाला एंगल कितना होगा जो ब्लू से अभी मैंने मार्क किया है? 30 होगा। आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद है? हमने पढ़ा था ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होते हैं? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये वाला एंगल भी 60 होगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब जब ये पहुंचेगी लाइट रे इस सरफेस पर, तो अब इसने पास होना है और एयर में जाना है। तो अब आप ये बताएं कि यहां पर ये वाला एंगल कितना होगा? जी, ये वाला एंगल कितना होगा? अच्छा चलें, इसको मैं ट्राइंगल कंप्लीट कर देता हूँ। ये वाला एंगल 90 होगा। 30 होगा सर। जी बिल्कुल, ये वाला एंगल 30 होगा। अब 30 क्रिटिकल एंगल से लेस है, इक्वल है या ग्रेटर है? क्रिटिकल एंगल 39 है ना, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है। तो इसका मतलब है कि अब रिफ्लेक्शन नहीं होगा, अब रिफ्रैक्शन होगा। और जब लाइट रे डेंस मटेरियल से लेस डेंस में जाती है ना, तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट वेव इस तरह हो जाएगी। और कितना अवे जाएगी, उसकी एक रफ अप्रोक्सीमेशन ये है कि ये वाला एंगल आपके इंसिडेंस के डबल के इक्वल होगा। तो ये ऑलमोस्ट 60 या उससे कुछ ज्यादा होगा। आप एग्जैक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपके पास फॉर्मूला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप ये वाला एंगल जो है ना, जो मैं 60 बता रहा हूँ आपको अप्रोक्सीमेटली, ये आप एग्जैक्ट भी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके प्रोटेक्टर के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना वो एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। चलें, तो यहाँ पे ना ये क्विज जो मैंने आपको दिया था ना, ये तो हो गया है कंप्लीट। अब आप ये कर लें कि एक दफा ना आप में से हर कोई, ये चूंकि रिकॉर्ड भी हुआ है तो अभी मैं आपको ना इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपने जो अपनी प्रिपरेशन करनी है ना, वो इस तरह से करें कि सबसे पहले ना अपनी बुक में से जो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है वेव वाला और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, उसको रीड कर लें अच्छी तरह। उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियोस हमने देखी थी ना, वो गूगल क्लासरूम पे अपलोडेड है। एक नज़र ज़रा वो वीडियोस भी सारी देख लें। और फिर उसके बाद आप एक दफ़ा ये टेस्ट दोबारा करें, क्विज। और इसके बाद 19 और 20 के जो क्वेश्चंस आपके सिलेबस से रेलेवेंट है ना, वो भी मैं भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, फिर उनको अटेम्प्ट कर लें। और अगर कहीं पे कोई मसला हो तो वो आप इंडिविजुअली मुझे बता सकते हैं, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बाकी ये कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आप उसकी मार्क स्कीम भी देख लीजिएगा, उससे भी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो जिस सीक्वेंस से मैंने बताया बस वैसे आप ना तैयारी कर लें कल के टेस्ट की।